मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में गणित विषय के संपन्न हुए प्रश्न पत्र संकेतांक 822 HZ के सेक्शन बी के वर्णात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि सेक्शन ए के हल को देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से सेक्शन ए को देख सकते हैं। तो सेक्शन बी का हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में दिया है सभी खंड कीजिए, जिसका ए पार्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का वन के ए में दिया है संख्याएं हमारी 2520, पहली संख्या 2520 और दूसरी संख्या 10530 है। इन दोनों संख्याओं का हमको लासा और मासा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो 2520 को यदि देखें, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, 2 छंग 12, 0। इसके बाद पुनः 2 से डिवाइड करेंगे। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 0। पुनः 2 से डिवाइड हो रहा तो 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इसके बाद 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 35। फिर हमारा 5 से डिवाइड करेंगे। 5 सते 35। तो इस प्रकार से 2520 के गुणनखंड प्राप्त हुए। 2 देख रहे हैं, 1 2 3, 2 के गुणनखंड 3 है, जबकि 3 हमारा 1 2 2 बार मिला है। इंटू 5 इंटू 7। अब हम 10530 का गुणनखंड करेंगे। तो 10530 का गुणनखंड सब हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 पंचे 10, 2 दुनाई 4, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। इसके बाद देख रहे हैं 5 2 7 6, 13 5 18। 3 से डिवाइड होगा। 3 एकम 3, 2 5 22 हुआ। 3 सते 21, 1 16, 3 पचे 15। फिर 3 पचे 15, 5 5 10, 8 18। फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 पचे 15, 2 17, 25 हुआ। 3 अठे 24, 3 पचे 15। इसके बाद फिर 3 से डिवाइड हो रहा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 2 5, 28 हुआ। 3 9 27 और 3 पचे 15। इसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 18, 3 पचे 15। अब संख्या हमारी 5 से कटेगी। 5 एकम 5, 5 तेई 15। तो इस प्रकार से 10530 के गुणनखंड मिले। 10530 के खंड आ जाएंगे। 2 देख रहे हैं, एक बार है। इंटू 3 हमारा 1 2 3 4, 3 की घात 4 मिलेगी। इंटू 5 इंटू 13। सर्वप्रथम दोनों का हमको लासा निकालना है। तो लासा में अगर देखें 2 के 3 गुणनखंड हैं तो 2 की घात 3 मिल जाएगा। इंटू 3 की घात 2, जबकि दूसरे में 3 की घात 4 है तो अधिक घात लेना है। इसके बाद 5 की 1 घात दोनों में मिल रही है। फिर हमारा 7 मिलेगा। फिर 13 मिल जाएगा। इन सभी संख्याओं का यदि हम आपस में गुणा कर लें तो गुणा करने पर जो मान मिलेगा वो दोनों संख्याओं का लासा हो जाएगा। 2 की घात 3, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 के बराबर होगा। 3 की घात 4 यदि करते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। अब इसको हम सरल कर लें तो इसमें अगर देखें 8 एकम 8, 8 अठाई 64 इंटू 5 और 13 7 का गुणा कर लें, 13 सत्ते 91। इसके बाद 5 से यदि हम 648 में गुणा कर लें, 5 अठे 40, 5 चौको 20, 20 4 24, 5 छक्का 30, 30 2 32, 3240 गुणे 91। अब 91 का यदि हम गुणा करें तो देखिए इसका गुणनफल जो मिलेगा, 1 का गुणा करने पर 32 40 मिल जाएगा। 9 से गुणा करते हैं, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, 9 त्रिक 27, 27 2 29। अब अगर हम जोड़ लें 0 4 6 2 8 3 1 4। तो इस प्रकार से दोनों संख्याओं के लासा का मान मिलता है। लासा बराबर आ जाएगा 29 48
40, ये दोनों संख्याओं के लाशा का मान होगा। अब दोनों संख्याओं का हमको माशा निकालना है। तो माशा में जानते हैं दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको लेना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर देखें दोनों संख्याओं में 2 की 3 घात, 2 की 1 घात, 2 की 1 घात मिल जाएगी, इंटू पहले में देख रहे हैं 3 की 2 घात, दूसरे में 3 की 4 घात है, तो 3 की घात 2 उभयनिष्ठ मिलेगी। इसके बाद 5 की 1 घात दोनों में उभयनिष्ठ है। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो फिर यही हमारा माशा का मान होगा। तो इस प्रकार से माशा बराबर मिल जाएगा 5 दुनाई 10, 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुणे 10 90। तो इस प्रकार से दोनों संख्याओं का माशा 90 आ जाएगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न के उत्तर होंगे। माशा बराबर 90 और लाशा बराबर 29, 48, 40। तो ये हमारे 1A का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का बी। 1 के बी में दिया है, सिद्ध कीजिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 1 का बी मान लेते हैं, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको 2√3 इक्वल टू a/b, जहां a और b परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इस 2√3 इक्वल टू a/b में 2 को पक्षांतर कर दें तो √3 इक्वल टू मिलेगा a/2b, जहां a/2b देख रहे हैं कि a/2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं तथा b भी पूर्णांक है, इसलिए a/2b एक परिमेय संख्या होगी और a/2b ही बराबर √3 के है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम देख रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। चूंकि a/2b के बराबर √3 है, इसलिए कह सकते हैं √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये a/2b के बराबर है, जो कि विरोधाभास है। परंतु चूंकि हम जानते हैं, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी जो परिकल्पना थी वो असत्य है। इसलिए हमारी परिकल्पना असत्य है। अर्थात कह सकते हैं कि 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का सी। 1 के सी में दिया है, यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB इक्वल टू AE/AC है। 1 का सी, यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज, ABC एक त्रिभुज है, ABC, जिसमें कह रहा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः D और B इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि भुजा BC के समांतर है। तो ये हमारी जो DE रेखा है ये BC के समांतर है। तब हमको सिद्ध करना है कि AD/AB इक्वल टू AE/AC दिया है। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, ये हमारा दिया है। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है। सिद्ध करने में देखिए दिया है AD अपान AB, AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC। ये हमको सिद्ध करके लाना है। रचना इसमें कुछ करनी नहीं, सीधे हम उत्पत्ति लेकर चलेंगे। उत्पत्ति में अगर देखें तो चूंकि त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है, इसलिए कोण D इक्वल टू कोण B के बनेगा और कोण E इक्वल टू कोण C के, और कोण A देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। क्योंकि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में कोण D इक्वल टू कोण B एकांतर कोण, कोण E इक्वल टू कोण C ये भी एकांतर कोण है, कोण A इक्वल टू कोण A उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। अब दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए AD अपान AB इक्वल टू मिल जाएगा AE अपान AC। चूंकि ये हमारे पास थ्योरम है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, तो हमारा प्रमेय से मिल जाएगा। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है और यही हमको सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 1 के D में दिया है बिंदुओं -1 7 तथा B 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु A, फिर संख्या 1 का D। A बिंदु है -1, 7 और दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक 4, -3, 4, -3। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या 2:3, ये मान लीजिए बिंदु P 2 और 3 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक निकालना है। मान लीजिए P के निर्देशांक x और y हैं। अब इसमें हम अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे। अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी में मान रख देंगे तो m1 देख रहे हैं अनुपात हमारा 2 है, इंटू x2 4 दिया है, प्लस m2 का मान 3 है, इंटू x1 देख रहे हैं -1 अपान m1 प्लस m2 अर्थात 2 + 3। सरल कर लेंगे तो सरल करने पर x बराबर 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3 बटे 2 + 3 5। तो इस प्रकार से 8 - 3 5, 5 बटे 5 सरल करेंगे तो 1 के बराबर मिल जाएगा, x बराबर 1। इसके बाद कोटि y के निर्देशांक निकालेंगे। कोटि y का फार्मूला है y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। मान रखेंगे m1 हमारा 2 है, इंटू y2 देख रहे हैं -3 है, प्लस m2 3 है, इंटू y1 देखें 7 दिया है, बटे 2 + 3 सरल कर लेंगे तो -6 प्लस 7 × 21 बटे 5। 21 से 6 घटाएंगे तो ये हमारा 15 बटे 5, 5 × 3 15। तो इस प्रकार से 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक देख रहे हैं। x का मान 1 मिला और y का मान 3 प्राप्त होता है, तो बिंदु के निर्देशांक 1, 3 होंगे। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 1 का E। 1 के E में दिया है, कह रहा है कि कोशेक थीटा इक्वल टू 2, कोशेक थीटा इक्वल टू 2। तो हमको काट थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 + cos थीटा का मान ज्ञात करना है। कोशेक थीटा इक्वल टू 2 हम जानते हैं कोशेक में
30 अंश का मान होता है। तो इस प्रकार से थीटा बराबर 30 अंश। अब हमको मान ज्ञात करना है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा का इसमें हम मान रख देंगे, तो कॉट 30 अंश प्लस साइन 30 अंश अपान 1 प्लस कॉस 30 अंश। अब इसको हम सरल कर लेंगे। सरल करेंगे, कॉट 30 अंश का मान जानते हैं √3 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 अपान 1 प्लस कास 30 अंश √3/2। अब इसको हम सरल करेंगे, तो √3 प्लस 1/2 इंटू हर में लाशा लेंगे 2, तो 2 प्लस √3, 2 कैंसिल कर दिए। तो इस प्रकार से इसका मान मिल जाएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। हर की संयुग्मी संख्या से हम अंश और हर में गुणा कर लेते हैं, तो 2 माइनस √3 से गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे। सरल करते हैं तो 1 से गुणा किए 2 माइनस √3 अपान हर में देख रहे हैं प्लस माइनस वर्गांतर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। इस प्रकार से √3 प्लस 2 माइनस √3 प्लस माइनस कट जाएगा, तो इक्वल टू 2 मिल जाता है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 1 के एफ में दिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो 3 बिंदुओं से प्रश्न संख्या 1 का एफ। 3 बिंदु दिए हैं। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी में, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए का निर्देशांक 5, -2, बी बिंदु का निर्देशांक 6, 4 और सी बिंदु का निर्देशांक 7, -2 हैं। अब इसको हमको सिद्ध करना है कि यह तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम ए बी बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात ए बी का मान निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें अगर हम मान रखेंगे √x1 देख रहे हैं 5 है, माइनस x2 6, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -2 -4 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो 5 माइनस 6 -1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर किए 36, 36 1 37। तो ए बी का मान √37। अब हम बी सी निकालेंगे। बी सी इक्वल टू √x1 माइनस x2 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर √6 - 7 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 6 का स्क्वायर 36, 36 1 37। तो √37 मिल गया। अब हम ए सी की माप निकालेंगे। ए सी इक्वल टू √5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो 5 - 7 -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 प्लस 2 0 0 का स्क्वायर 0, तो √4 अर्थात 2। अब इसमें अगर देखें तो देख रहे हैं चूंकि ए बी और बी सी इन दोनों के मान समान आते हैं, क्योंकि देख रहे हैं √37 के बराबर है। चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू √37, तो त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमको सिद्ध करना था कि दिए हुए 3 बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इन 3 बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 2 में दिया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें 2 का ए है, 2 के ए में दिया है, कह रहा दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x - y = 2 तथा 9x - 3y = 6 के अनेक हल होंगे। तो हमारे दो समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण है 3x - y = 2 और दूसरा समीकरण है 9x - 3y = 6। पहले समीकरण की यदि a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे, a1 का मान 3, b1 का मान -1 और c1 -2। अब दूसरे समीकरण की a2x + b2y + c2 = 0 से अगर तुलना करें, a2 का मान 9, b2 -3 और c2 का मान -6। इस प्रकार से यदि हम a1/a2 निकालेंगे, 3/9 सरल किए तो ये हमारा 1/3 मिल जाएगा। b1/b2, b1 का मान देख रहे हैं -1, b2 का मान -3, माइनस कैंसिल कर दिए, 1/3। c1/c2, c1 देख रहे हैं -2, c2 -6, माइनस कैंसिल कर दिए, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार से c1/c2 भी 1/3 प्राप्त होता है। क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, जो कि दर्शाता है कि दोनों समीकरण युग्मों के अनंत हल होंगे। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, यही हमको सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरे का बी नंबर दिया है, कह रहा भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए प्रश्न संख्या हमारा 2 का बी, भूमि पर एक बिंदु P है, P से कह रहा एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, बिंदु P भवन मान लीजिए AB है, जिसमें कह रहा बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बिंदु P से B को देखने पर उन्नयन कोण 30 अंश का बनता है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, मान लीजिए BC एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। P बिंदु से जब देखते हैं तो ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण मिलता है वो कह रहा 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना है। मान लीजिए ध्वज दंड की लंबाई h है, हमको h का मान निकालना है। P और A के बीच की दूरी को x मान लेते हैं। अब अगर हम त्रिभुज PAB में देखें तो त्रिभुज PAB में देख रहे हैं कोण हमारा 30 अंश है, tan 30 अंश। जानते हैं लंब बटे आधार, tan 30 अंश का मान 1/√3, लंब देख रहे हैं 10 है, अपान आधार हमने x माना, तिरछा गुणा कर लेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 10√3। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। इसके बाद अब अगर हम त्रिभुज PAC लेकर देखें तो त्रिभुज PAC में tan 45 अंश बराबर लंब बटे, तो लंब देख रहे हैं हमारा h + 10 अपान आधार x है, tan 45 अंश का मान 1 बराबर h + 10 बटे x का मान देख रहे हैं समीकरण 1 में 10√3 है। सरल करते हैं तो 10√3 बराबर h + 10, या h बराबर मिल जाएगा, h बराबर 10√3 - 10, 10 कामन कर लेंगे तो √3 - 1 मीटर। तो यदि √3 के पद में देखें तो ध्वज दंड की लंबाई का मान 10√3 - 1 मीटर होगा। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। यदि दशमलव में लिखें
तो √3 का हम मान रख सकते हैं 10 इंटू √3 जानते हैं 1.732 माइनस 1, घटा करके सरल करेंगे तो h बराबर मिल जाएगा 10 गुणे 1.732, से 1 घटाएंगे तो 0.732, 10 से गुणा करेंगे 7.32 मीटर, ये ध्वज दंड की लंबाई का मान होगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 का सी दिया है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 का सी मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। संख्या बनाने का नियम जानते हैं, संख्या बराबर होती है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो दहाई का अंक देख रहे हैं x है, तो 10x प्लस y, तो ये हमारी संख्या बन जाएगी। अब इसमें प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त कह रही है, पहली शर्तानुसार अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो संख्या के अंकों को उलटने पर, तो प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार अंकों को उलटने पर बनी संख्या आएगी 10y प्लस x, और मूल संख्या हमारी है 10x प्लस y। तो प्रश्नानुसार पलटने पर संख्या कह रहा नई संख्या जो है मूल संख्या से ये 27 अधिक है, यदि 27 मूल संख्या में जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगी। अब x और y के पदों को पक्षांतर करके हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो x प्लस 10y माइनस 10x माइनस y बराबर 27। तो x माइनस 10x माइनस 9x, 10y माइनस y प्लस 9y बराबर 27। तो यदि हम 9 कॉमन कर लें तो 9 कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस x प्लस y बराबर 27, काट देंगे 9 त्रिक 27, तो माइनस x प्लस y बराबर 3, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 9 है, ये पहला समीकरण है। दोनों समीकरणों को यदि जोड़ लिया जाए तो x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस वाई मिलकर के 2y और 9 3 12, तो इस प्रकार से y बराबर 12/2, 2 6 12, तो y का मान 6 मिल जाता है। इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो फिर हमारा x प्लस वाई की जगह 6 बराबर 9, या x बराबर, तो y हमारा 6 मिला है तो 9 माइनस 6 अर्थात 3, संख्या बन जाएगी, संख्या बराबर दहाई का अंक हमने x माना था, x का मान 3 मिला, और इकाई का अंक y का मान 6, संख्या 36 आ जाएगी। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, कह रहा दिए गए चित्र में यदि AB इक्वल टू AC हो तो सिद्ध कीजिए BE इक्वल टू EC, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं इसमें दिया है, दिए गए चित्र के अनुसार प्रश्न संख्या 2 का D, 2 के D में आप देख रहे हैं हमारा दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2 का D। देख रहे हैं चित्र में एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त दिखाया गया है। ABC एक त्रिभुज है ABC, और इसके अंतर्गत एक वृत्त है DEF दिया है मैं कह रहा चित्र में AB इक्वल टू AC ये दिया है, सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है, मैं कह रहा बीई इक्वल टू ईसी, ये हमको सिद्ध करके लाना है, बीई इक्वल टू ईसी। अब हम उत्पत्ति लिखेंगे, उत्पत्ति दिया है ए बी बराबर ए सी, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो कि दिया है। और इसके बाद अगर देखें तो ए डी इक्वल टू ए एफ, ए डी इक्वल टू ए एफ ये हमारा दूसरा समीकरण बनेगा, क्योंकि हम प्रमेय जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां समान लंबाई की होती हैं, तो उस प्रमेय से ए डी इक्वल टू ए एफ मिल जाएगा। तो ये हमारा प्राप्त होता है प्रमेय से। प्रमेय का कथन है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां समान लंबाई की होती हैं। अब यदि हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें तो घटाने पर ए बी माइनस ए डी इक्वल टू ए सी माइनस ए एफ, देख रहे हैं ए बी से अगर हम ए डी को घटा दें तो बी डी मिल जाएगा, बी डी इक्वल टू ए सी से ए एफ घटाएंगे तो सी एफ मिल जाएगा। अब बी डी इक्वल टू बीई, बी डी इक्वल टू बीई होता है, क्योंकि जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां समान लंबाई की होती हैं, इसलिए बी डी इक्वल टू बीई हम बी डी के स्थान पर बीई लिख सकते हैं। इसी प्रकार सी एफ इक्वल टू सीई, तो सी एफ के स्थान पर सीई लिख सकते हैं। तो बीई इक्वल टू सीई या ईसी कहें, तो इसमें भी क्योंकि हमारा बी डी इक्वल टू बीई है, बी डी इक्वल टू बीई तथा सी एफ इक्वल टू सीई है, ये हमारा उसी थ्योरम से कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां समान लंबाई की होती हैं, तो इस प्रकार से बीई इक्वल टू ईसी सिद्ध हो जाता है। यही हमको सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग 80 है। तो इसमें सर्वप्रथम वर्गांतराल और बारंबारता दी है, तो हम एक संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएंगे। 2 का ई पार्ट वर्गांतराल, तो वर्गांतराल क्रमशः दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इनकी बारंबारताएं क्रमशः दी हुई हैं। बारंबारता का मान देख रहे हैं, पहले वर्गांतराल की 5, दूसरे की x, फिर 20 दिया है, इसके बाद 15 है, y है और 5 है। तो ये बारंबारताओं के मान दिए हैं। संचयी बारंबारता का एक कॉलम हमको और बनाना है। संचयी बारंबारता जानते हैं पहले वर्गांतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होते हैं। फिर 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 20 प्लस 5 यानी 25 प्लस x, 25 प्लस x में 15 जोड़ देंगे तो 25, 5, 30, 10, 40, 40 प्लस x, y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y और इसमें 5 और जोड़ दिए तो 45 प्लस x प्लस y। इस प्रकार से संचयी बारंबारता का कॉलम बन जाता है। अब इसमें हम यदि बारंबारताओं का योग निकालें तो प्रश्नानुसार बारंबारताओं का योग कह रहा 80 है, तो ये हमारा 80 के बराबर दिया हुआ है। सिग्मा एफ इक्वल टू ये हमारा 80 दिया है, तो अगर हम बारंबारताओं का योग करें और उसके बराबर 80 कर देंगे तो x और y के रूप में एक समीकरण बनेगा। इसके बाद अगर हम माध्यक का मान भी दिया है, माध्यक कह रहा 28.5 है, तो प्रश्नानुसार माध्यक का मान माध्यक इक्वल टू दिया है 28.5। बारंबारताओं का योग अगर करते हैं तो हम जानते हैं बारंबारताओं का योग अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसका मान मिल जाएगा 45 प्लस x प्लस वाई, 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 80 के, तो x प्लस वाई बराबर मिल जाएगा 80 माइनस 45, 80 से 45 घटाएंगे तो x प्लस वाई बराबर देख रहे हैं 10 से 5 घटा 5 बचा 7, 7 से 4 घटाए 3, तो ये हमारा एक समीकरण बन जाता है।
फिर देख रहे हैं इसमें माध्यक दिया है 28.5, जो कि देखें तो वर्ग अंतराल हमारा 20 से 30 के अंतर्गत है, क्योंकि माध्यक 28.5 है, इसलिए माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। माध्यक वर्ग का मान 20 से 30 होगा। अब इसमें हम माध्यक वर्ग, ये हमारा 20 से 30 प्राप्त होता है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L कहलाती है, तो L बराबर हो जाएगा 20। माध्यक वर्ग की बारंबारता हमारा f का मान होता है, तो f बराबर 20। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता CF का मान मिल जाएगा 5 + x। अब हम माध्यक का सूत्र लगाएंगे। माध्यक का फार्मूला है माध्यक इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। H जानते हैं वर्ग अंतराल की माप होती है 30 - 20 बराबर 10। अब इस फार्मूले में हम सभी मानों को रख करके सरल करेंगे। तो यदि इसमें हम मान रखें तो मान रखने पर L का मान देख रहे हैं L बराबर 20 है, प्लस n/2 80/2 80/2 करेंगे तो ये हमारा 40 के बराबर मिलेगा, माइनस CF हमारा दिया है, CF का मान आया 5 + x अपान f का मान देख रहे हैं 20 है, इंटू H 10 दिया है। 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से सरल करेंगे तो 20 + 40 - 5 ब्रैकेट आएंगे -5 - x, 40 से 5 घटाएं तो 35 - x/2, जबकि माध्यक का मान दिया है 28.5। सरल करने पर 28.5 - 20 बराबर मिल जाएगा 35 - x/2। 28.5 से 20 घटा देंगे तो 8.5। 2 हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो गुणा के रूप में मिल जाएगा, बराबर 35 - x। 8.5 में 2 से गुणा करते हैं, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17 बराबर 35 - x, या x बराबर मिल जाएगा 35 - 17। 35 से 17 घटा देंगे 18 मिल जाएगा, तो x बराबर 18 मिल जाता है। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देख रहे हैं दिया है x + y बराबर 35, तो x की जगह 18 + y बराबर 35, या y बराबर मिल जाएगा 35 - 18। तो इस प्रकार से घटाने पर 17 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान और y का मान दोनों प्राप्त हो जाते हैं। x बराबर 18 और y बराबर 17, ये हमारे दिए हुए प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 का f दिया है कि यदि 2 पाशे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पाशों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 का f, 2 पाशों को एक साथ फेंके जाने पर 2 पाशों को एक साथ फेंके जाने पर कुल ढंग हम जानते हैं 36 होते हैं। अब अनुकूल ढंग कह रहा है संख्याओं का योगफल 7 से छोटा, संख्याओं का योग 7 से छोटा होने के अनुकूल ढंग अगर देखेंगे तो हमारा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 देख रहे हैं संख्याओं का योग 7 से छोटा, तो 1 5 1 6 लेंगे 7 के बराबर होगा। फिर हमारा अगला 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1
32 33 41 42 51। इस प्रकार से ये अनुकूल ढंग प्राप्त होते हैं। अगर इनकी हम संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अनुकूल ढंगों की संख्या मिलती है एन ई इक्वल टू 15। अभीष्ट प्रायिकता पीई इक्वल टू फार्मूला है एन ई अपान एन एस, मान रख देंगे। एन ई अर्थात अनुकूल ढंग 15 है, कुल ढंग 36 हैं। सरल करेंगे 3 × 5 = 15 और 12 × 3 = 36। तो अभीष्ट प्रायिकता पीई इक्वल टू 5/12 प्राप्त हो जाती है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी शीटों के हलों का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके और उनके हल आप देख सकें। और यदि कोई सुझाव या कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से उसको दे सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।